जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है वेनिस की ग्रैंड कैनाल। दोस्तों हाल ही में वेनिस की इस ग्रैंड कैनाल का जो पानी है, नहर का जो पानी है, वो हरा रंग का हो गया है। यहाँ के लोगों ने देखा कि नहर का पानी चमकीले हरे रंग का है और सभी निवासी और सभी अधिकारी जो रहे वो हैरान हो गए कि कैसे इस नहर का पानी हरे रंग का हो गया। फोटो में देखिए, ये वेनिस शहर है और इसकी ये नहर है। इस नहर का पानी कैसा हरा चमकीला सा दिख गया है। बाद में जब अध्ययन किया तो पता चला कि एक रसायन के कारण इसका पानी हरा चमकीला हुआ है और उस रसायन का नाम है फ्लोरेसिन। ये फ्लोरेसिन रसायन जो होता है दोस्तों, ये इस नहर में हरे पानी के महत्वपूर्ण वजह रहा। पता चला कि ये रसायन जो होता है, ये जल में, जो जल क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उस निर्माण कार्य में जो रिसाव होगा उसको चेक करने के लिए इस फ्लोरेसिन रसायन का प्रयोग किया जाता है कि उसमें रिसाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रिसाव को पता लगाने के लिए इस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इस नहर में भी प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका पानी हरा हो गया। जब इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई तो पता चला कि ये जो रसायन होता है, ये विषाक्तता की दृष्टि से, यदि हम बात करें विषाक्तता की दृष्टि से, तो ये इतना प्रभावकारी नहीं है। क्लियर? और इतना प्रभावकारी नहीं है तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है, किसका इकोसिस्टम, इस नहर का, उस इकोसिस्टम पर इसका असर नहीं होगा। अब जैसे ये पता चला कि इसके इकोसिस्टम पर इसका असर नहीं होगा, तब जाकर आपको लगा कि कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि फिर ठीक है, कोई बात नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर नहर का पानी हरा होने से लोग जरूर आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे हो गया है। क्लियर? अब सोचिए कि यहां पर निर्माण कार्य में रिसाव का पता करने के लिए इस रसायन का प्रयोग किया। प्रयोग इसलिए किया क्योंकि चिंता ज्यादा नहीं है, विषाक्तता की दृष्टि से ज्यादा असरदार नहीं है, इकोसिस्टम कोई असर नहीं डालने वाला। इस पूरी व्यवस्था के चलते फिर यह प्रश्न आया कि कब तक हरा रहेगा। तो बोला कि भाई ये रसायन जो है ये घुलनशील है, और घुलनशील है इसका मतलब कुछ दिनों में ये पूरी तरीके से घुल जाएगा और बाद में अपने आप नहर का पानी पहले के जैसा हो जाएगा, ये कहा गया है। तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें वेनिस शहर की दोस्तों, तो ये इटली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, छोटा शहर है और ऐतिहासिक विरासत की दृष्टि से इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। क्लियर? और यहां अगर देखें वेनिस की दोस्तों, तो ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है इटली का। क्लियर? ईसाई धर्म के लोग यहां पर ज्यादा रहते हैं, यह भी ध्यान रखना है। और बात की जाए इस कैनल की, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग है इटली के लिए। यहां के लोग इसका कहीं ना कहीं आवागमन के लिए प्रयोग करते हैं। नहर की अगर लंबाई की बात कर ले तो लगभग 4 किलोमीटर लंबाई वाली वेनिस शहर की सबसे लंबी नहर है ये नहर। और कहीं ना कहीं यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, वास्तुकला को समेटे हुए है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो विरासत स्थल के तौर पर है, इसीलिए इस क्षेत्र में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं ताकि इसको संरक्षित करके रखा जाए। और उन निर्माण कार्यों के दौरान ही इस फ्लोरेसिन रसायन का प्रयोग किया गया, जिसके चलते इसका पानी हरा हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने बात की किसकी, वेनिस की नहर की, जिसका पानी हरा हो गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। जब अगले टॉपिक को देखते हैं दोस्तों, तो अगला टॉपिक है आपका हिमालयन ब्राउन बियर। दोस्तों हिमालयन ब्राउन बियर, जैसे हिमालयी भूरा भालू भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है उर्सस आर्क्टोस इसाबेलिनस। अब ये जो इसका साइंटिफिक नेम है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये भालू जो है, इसकी जो आबादी है वो अभी चुनौती का सामना कर रही है। इसके चर्चा में रहने का कारण न सिर्फ इस भालू की चुनौती है, बल्कि इसके अस्तित्व का संकट भी है और मानव सुरक्षा का संकट, दोनों के कारण ये चर्चा में रहा है। अगर हाल ही में इसको देखा गया, अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि ये जो भालू हैं, जो ब्राउन करके दिखते हैं इस प्रकार से, ये भालू जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मिलते हैं, हिमालयन क्षेत्र में मिलते हैं और ये लोगों के रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। यहां प्रवेश करने से दो चीजें देखने को मिल रही हैं कि इन्होंने या इस क्षेत्र के जो कब्रिस्तान है, उन कब्रिस्तान को उजाड़ना शुरू कर दिया, उनको तोड़ना शुरू कर दिया है। अब कब्रिस्तान तोड़ना कहीं ना कहीं एक आश्चर्यजनक घटना देखने को मिल रही है भालुओं के द्वारा। दूसरी तरफ ऐसा हो रहा है कि जब ये शहरी क्षेत्रों में, रिहायशी क्षेत्रों में जा रहे हैं,
तो लोगों को इससे खतरा हो रहा है। तो दोनों ही चीजों के चलते चिंता का विषय बना हुआ है कौन, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयी भूरा भालू। अब देखिए ये जो भालू है इसके बारे में हम बात करें दोस्तों, इसका आवास, तो इसका आवास जो है वो पाकिस्तान से भूटान तक, ये जो पूरा हिमालय का क्षेत्र है जिसमें नेपाल हो गया, तिब्बती चीन वाला क्षेत्र हो गया, भारत का क्षेत्र हो गया, पूरा क्षेत्र शामिल है। इस पूरे ठंडे प्रदेश में ये भालू आपको पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्लियर। और अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो देखिए ये जो भालू है ये ब्राउन कलर के बड़े बाल वाला भालू होता है और ठंडे प्रदेश में रहने वाला भालू होता है। लगभग 2.5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है, 200 से 250 किलो के आसपास का वजन होता है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से कुछ दिखता है ये भालू। तो संरचना इसकी इस प्रकार की है। अगर हम इसके भोजन की बात करें दोस्तों तो ये सर्वाहारी है, याद रखिएगा, शाकाहार प्लस मांसाहार दोनों को ले सकता है। और प्रकृति की बात करें तो एक निशाचर है ये। निशाचर का मतलब है रात्रि काल में विचरण करता है, सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। खतरे की बात करें तो खतरा नंबर 1 है मानव जीव संघर्ष। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जीव जो है ये अब रियासी इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके चलते मानव और इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं मानव के द्वारा ये मार दिया जाता है खतरा समझने के बाद। दूसरा है इसका भोजन समाप्त हो जाना। कहीं ना कहीं आज की हालत में ये जो हिमालयी भालू है ये मानव के कचरे पर निर्भर हो गया भोजन के लिए, और भोजन की तलाश में ये इधर की तरफ आ रहा है, और कागज पन्नी वाला जो चीज है वो इनमें कहीं ना कहीं इनमें प्रभाव देखने को मिल रहा है प्रदूषण का। तो एक प्रकार से मानवीय कचरे पर आधारित हो गया इसका जीवन। तो ये खतरा है, भोजन की समाप्ति इसकी देखी जा रही है क्योंकि विशेष प्रकार का भोजन इसका होता है। तीसरी बात बोले तो इसका आवास समाप्त होता जा रहा है, आवास समाप्त होता जा रहा है, इस वजह से खत्म हो रहा है। चौथा कारण है इसका जलवायु परिवर्तन। कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति है वो इनके लिए एक संकट का स्थिति है, और इसके अंगों के लिए, इसकी खाल के लिए, इसके फर के लिए, कहीं ना कहीं इसके पंजे के लिए इसका शिकार भी किया जाता है, इस वजह से इसको खतरा होता है। अगर इसके संरक्षण की बात करें तो संरक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो IUCN ने इसे अपना क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अति संकटग्रस्त के तौर पर सूचीबद्ध किया है अपने लिस्ट में। और अगर हम बात करें साइट्स की, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानवरों उनके अंगों के व्यापार को रोकने के लिए जिम्मेदार संस्था है, ये साइट्स की परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। और भारत के 1972 के वन्य जीव अधिनियम के तहत इसे अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। अगर किसी ने इसका शिकार किया, इसके अंगों का अवैध व्यापार किया, तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस भालू के ऊपर देख रहे संकट के चलते कहीं ना कहीं इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विशेष प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति के संतुलन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। लेकिन हाल ही में इन कारणों से ये चर्चा में रहा है, तो आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भूरा भालू जो है वो भारत में किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं MS। याद रखिएगा, भारत के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, इसमें भारत सरकार के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, इन्होंने क्या किया है, 30 मई 2023 को MS दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया है, जिसका उद्देश्य है जागरूकता को बढ़ाना, कनेक्शन को बढ़ावा देना, और इसके लिए 2020 से 2023 तक इसके विषय के तौर पर कनेक्शन को शामिल किया गया है। इसमें वैश्विक स्तर के जो MS समुदाय है उनको शामिल किया जा रहा है। MS का मतलब एक बीमारी से है, ये जो बीमारी है इसको आप बोलते हैं ऑटो इम्यूनल बीमारी है ये, और कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है वो आज वैश्विक स्तर पर फैली हुई बीमारी है। वैश्विक स्तर पर बड़े सारे लोगों में ये फैली हुई है। अगर इसकी प्रकृति की बात करें दोस्तों, तो मैंने बताया ऑटो इम्यूनल बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी है, जो जिस भी व्यक्ति को हो जाती है उसको उम्र भर किसी न किसी रूप से परेशान रहना पड़ता है। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मस्तिष्क के बाद बात करें तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको प्रभावित करती है। इन दोनों के साथ हम बोल सकते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको प्रभावित
करती है ये बीमारी, तो एक प्रकार से आपको ये अपंग सा बना देती है। अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण की दृष्टि से दोस्तों याद रखिएगा कि आपकी मांसपेशियों में दर्द होगा, इसके अलावा आपको बोल सकते हैं हम लोग मांसपेशियों में दर्द के अलावा थकान होगी, आप में समन्वय की कमी होगी। क्लियर? तो इस प्रकार के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। जब इसके कारण की बात करते हैं तो कारण अभी कोई इसका स्पेशल ज्ञात नहीं है, कोई निश्चित कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का कहना है कि वंशानुगत आधार पर, है ना, माता पिताओं से संतानों में जेनेटिकली वंशानुगत आधार पर ट्रांसफर होती है, प्लस पर्यावरणीय कारण इसके हो सकते हैं बीमारी के पीछे, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति एमएस से प्रभावित होगा। और इसके उपचार की बात करें तो जैसे इसके कारण ज्ञात नहीं है तो उपचार भी कोई निश्चित उपचार नहीं है, लक्षणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है, यह ध्यान रखना है। तो वैश्विक स्तर पर बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनके बीच में कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 मई को एमएस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विश्व दुग्ध दिवस समारोह और समर मीट। 1 जून 2023 को जम्मू कश्मीर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया बड़े स्तर पर। 1 जून को पूरे दुनिया में विश्व दुग्ध दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के कारण। जम्मू कश्मीर में जो सरकार है, इसके कृषि उत्पादन विभाग के सहयोग से पशुपालन और डेयरी विभाग जो है, इसके द्वारा जम्मू कश्मीर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। और इसके अंतर्गत पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए एक समर मीट का आयोजन भी किया गया था 1 और 2 जून को। तो याद रखिएगा समर मीट का आयोजन कहां किया गया था? जम्मू कश्मीर में। किसके लिए? पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से आ जाएगा बराबर। जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बात किया, तो आप वहां देख लिए होंगे, नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो जम्मू कश्मीर को हम स्किप करते हैं। समर मीट क्यों किया था ये भी समझ में आ गया। गर्मी के मौसम में एक सम्मेलन किया गया है, इसको समर मीट कहा गया। किसके लिए? पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए किया गया है। बात करें विश्व दुग्ध दिवस की, तो सन 2001 से जो वैश्विक स्तर पर खाद्य संगठन है, जो यूएन के अंतर्गत आता है, और इसका मुख्यालय कहां है? रोम में है। रोम कहां है? इटली में है। तो ये विश्व खाद्य संगठन यूएन का प्रमुख अंग जो है, इसके माध्यम से सन 2001 में विश्व दुग्ध दिवस की घोषणा की गई थी। क्यों? क्योंकि पोषक आहार के रूप में दूध के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, लोगों को इसको लेकर जागरूक करने के लिए तो 2001 में स्थापित किया गया था। 1 जून को मनाया जाता है। किसने घोषणा की थी? तो यूएन के संगठन। कौन से संगठन? विश्व खाद्य संगठन। अब विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहां है? रोम इटली में है। एमपीपीएससी के इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था। ये जो संगठन ये बनाया गया था 16 अक्टूबर 1945 को, और चूंकि 16 अक्टूबर को बनाया था, इसकी तारीख को रेखांकित करते हुए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये तो बात हुई दुग्ध दिवस की। लेकिन हम दूध के उत्पादन की अगर बात करें वैश्विक स्तर पर, तो भारत जो है वो 22% दूध का उत्पादन करता है विश्व में। सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत के बाद चीन का नाम आता है। अगर हम भारत में ही बात कर लें तो यूपी जो है वो प्रथम है, और मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पर है। देश के टोटल दूध उत्पादन का लगभग 15% के आसपास यूपी उत्पादित करता है, और लगभग 8% के आसपास मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश और यूपी दोनों ही अग्रणी में आते हैं दूध उत्पादन की दृष्टि से। दूध उत्पादन के लिए 13 जनवरी 1970 के आसपास हम देखें तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसके लिए? दूध उत्पादन को बढ़ाने हेतु श्वेत क्रांति, जिसको आप दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, श्वेत क्रांति का प्रारंभ किया गया था, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा। और इस क्रांति के बाद से भारत में दूध के उत्पादन में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला, और कहीं ना कहीं भारत में अच्छे नस्ल के जो चौपाए हैं उनको तैयार किया जाने लगा, जिनसे भारत में दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। और शीघ्र ही भारत न केवल दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, बल्कि अब निर्यात में भी उच्च देखने को मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि की। दोस्तों हाल ही में यह विधि चर्चा में रही है। क्यों? क्योंकि पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना
और बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं भारत के जहां चावल का उत्पादन भी होता है और इन राज्यों ने प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि को अपनाया है। और कहीं ना कहीं इसको अपनाने के पीछे कारण है बारिश देर से होना और मजदूरों की कमी होना। तो इस समस्या से निपटने के लिए ऐसे राज्यों ने इस विधि को अपनाया, जिसके चलते ये विधि चर्चा में रही और इस विधि को हम लोग आज चर्चा भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि का, तो इसको दूसरे क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं प्रयोग किए जाने पर बल दिया जा रहा है। इस विधि को आप डायरेक्ट सीडेड राइस भी कहते हैं और इसे ब्रॉडकास्टिंग सीड तकनीक भी कहते हैं। ये जो तकनीक है, इसमें जो चावल है उसके जो पौधे होते हैं, पहले आप क्या करते हैं, नर्सरी में ये अलग से तैयार करते हैं, उसके बाद उसे पानी से भरे क्षेत्र में जाकर रोपण करते हैं। अब जब ये रोपण करते हैं, इसमें अतिरिक्त समय भी लगता है, अतिरिक्त श्रम भी लगता है और पानी भी ज्यादा लगता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि को अपनाया जा रहा है कि बीज लाइए और सीधे उसको क्या करिए, डायरेक्टली बो दीजिए। तो इस बोने की व्यवस्था को आप प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि कह रहे हैं, जिसके कई सारे लाभ हैं। एक तो श्रम में कमी होगी, मैंने कहा कि उसको 2 बार तैयार नहीं करना पड़ेगा, अतिरिक्त श्रम बचेगा इसमें। दूसरी बात, इसमें समय भी बचेगा कि नर्सरी में तैयार करना, फिर एक एक पौधे को रोपना, इसमें अतिरिक्त समय लगता है। तो समय की बचत होती है, संसाधन की बचत होती है। जल संरक्षण की बात करें तो इस तकनीक में 15% कम पानी का प्रयोग होता है, यह भी याद रखना है। और उपज में वृद्धि, इन राज्यों पर जब रिसर्च करते हैं तो डेफिनेटली पाया गया है कि 1 से 2 क्विंटल उत्पादन में वृद्धि देखने को आपको मिली है इस तकनीक के प्रयोग से। तो कहीं ना कहीं इस तकनीक के ये डेफिनेटली लाभ देखने को मिलते हैं कि समय में बचत होगी, श्रम में बचत होगी और कहीं ना कहीं पानी की मात्रा में बचत होगी। और बचत करते करते आप उपज बढ़ा लेते हैं तो आय ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अगर इसके चुनौतियों की बात करें तो चुनौती में सबसे प्रबल चुनौती है खरपतवार। दोस्तों, खरपतवार वो अवांछित पौधे होते हैं जो आप फसल उगाते हैं उस क्षेत्र में उग जाते हैं और ये पौधे आपकी फसल के लिए हानिकारक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक कीटनाशकों, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के प्रयोग करने से उत्पन्न होता है। ये जो अनावश्यक पौधे होते हैं, ये आपकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, खुद ग्रो करके आपकी फसल को उपजने नहीं देते, जिसके कारण उत्पादन गिर जाता है। तो खरपतवार खेती की दृष्टि से बहुत खतरनाक चीज है, आपके उत्पादन को गिराने वाली चीज है, खाद्य सुरक्षा पर संकट के लिए जिम्मेदार चीज है। तो अगर आप प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि का प्रयोग करते हैं तो खरपतवार की स्थिति उत्पन्न होने की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वजह हो सकती है, इसलिए एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। चरम जलवायु, अगर हम देखें कि पानी कम गिरता है या ताप उच्च हो जाता है तो उस परिस्थिति में कैसे आप प्रत्यक्ष बीजारोपण पद्धति के तहत फसल का उत्पादन बेहतर कर पाएंगे, संकट है, ऐसे में फसल खराब हो सकती है। परिचालन संबंधी चुनौतियां होंगी, इस व्यवस्था को सही तरीके से लागू करना एक कठिन होगा, क्योंकि अगर सिंचाई कम है, अगर आपका तकनीकी मौजूद कम है तो ऐसी स्थिति में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इससे रिलेटेड चुनौतियां भी हैं। लेकिन इन सबके बावजूद अगर हम मौजूदा राज्यों की बात करें जहां पर यह तकनीक का प्रयोग किया गया है तो रिजल्ट बेहतर है, तो इसको प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जो करंट अफेयर में हाल ही में चर्चा में रहे थे। इन टॉपिक से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे और आप नोट भी प्रॉपर बना रहे होंगे। आपका हर एक लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकें। इसलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए आपके क्वेश्चंस को। अगर किसी को नोट्स की जरूरत पड़ती है इससे रिलेटेड तो पीडीएफ में उसे नोट्स भेजे जा सकते हैं। वो अपना व्हाट्सएप नंबर हमें कमेंट कर दे तो उस नंबर पर नोट्स भी भेजे जाएंगे। क्लियर दोस्तों? और नोट्स का कोई चार्ज नहीं रहेगा, फ्री नोट्स रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। क्लियर? शुक्रिया बहुत बहुत, मिलता हूं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।